हेलो दोस्तों, बीएसटीसी में सिलेक्शन कैसे करवाएं, 8 अक्टूबर के पेपर में एक अच्छा स्कोर कैसे करें, इसके लिए मैं आपको जो मॉडल पेपर दे रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, उनको आप पढ़कर ज़रूर जाएं। प्लेलिस्ट बना रखी है, थोड़े वीडियो हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से। उस पर आप अगर रिवीजन करके चले जाते हो तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, वही चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के खेड़, बर्मा, गुजरात 150 तक रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके। 51 से हमारे सामान्य ज्ञान के राजस्थान जी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको देख लें। व्याख्या सहित है, एक साथ आपको कई क्वेश्चन कवर होंगे। तो राजस्थान में खेड़, बर्मा, गुजरात, सिरमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। हमसे ये पूछा है कि राजस्थान में खेड़, बर्मा, गुजरात से खेतड़ी तक की पर्वतमाला की लंबाई पूछी है हमसे, मतलब सिर्फ हमें राजस्थान की लंबाई पूछी है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़, बर्मा, सिरोही तक राजस्थान में 17 जिलों में ये फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलत पर्वत श्रेणी है। तो आपका उत्तर क्या निकल कर आएगा? 550। टोटल इसकी लंबाई है वो 692 है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 550 है। और हमें जो सिरोही में खेड़, बर्मा है गुजरात की सीमा से, वहाँ से लेकर खेतड़ी तक की पूछी है, तो हमें तो राजस्थान की पूछी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 550। और अरावली की अगर हमें टोटल लंबाई पूछे तो उत्तर होता 692। दोनों में अंतर आपको रखना है। लू शब्द से तात्पर्य है, लू शब्द ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या है कि धूल भरी और शुष्क हवाएं हैं, ये राजस्थान में चलने वाली हवाएं हैं। ये धूल भरी और शुष्क हवाएं होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले गर्म और शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है ना। लू चल कर ना कि लू बाढ़ गिर भाई, तो गर्मियों में चल कर है ना जो गर्म हवा भी नहीं लू हमें। तो सिंपल से क्वेश्चन हो। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? बनास, चंबल, काली सिंध। बहुत ही ध्यान से देखें, आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि बात करूँ मैं राजस्थान के दोस्तों, तो इसमें क्या है कि एक तरफ तो आपको बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। अब ये पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है, चबबेबा, काली, पाकोखा। ठीक है, चबबेबा, काली, पाकोखा, आहू, मेज, भाग गए गंभीरी के साथ। ठीक है, आहू, मेज, भाग गए गंभीरी के साथ। याद क्या रखना? चबबेबा, काली, पाकोखा, आहू, मेज, भाग गए गंभीरी के साथ। अब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो च से चंबल, ब से बनास, बे से बेड़च, बा से बाणगंगा, काली से काली सिंध, पा से पार्वती, को से कोठारी, खा से खारी, आहू और मेज, और भाग गए छोड़ देना गंभीरी से गंभीर नदी। तो ये नदियां हैं, ये तो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसके लिए आपको याद रखना है लूमा, सोजा सा, पश्चिम। लूमा, सोजा सा, पश्चिम, याद रह जाएगा दोस्तों। ये अरब सागर में गिराने वाली नदियाँ। लू से लूणी, मा से माही, सो से सोम, जा से जाखम, है ना, और सा से साबरमती, पश्चिम से पश्चिमी बनास। ठीक है, बनास और पश्चिमी बनास दोनों में अंतर रखना आपको। पश्चिमी बनास है वो अरब सागर में गिरती है, और बनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कांठल की गंगा, ध्यान रखें, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसके लिए माही और जाखम। माही नदी को कांठल व बाणगंगा, बागड़ की गंगा तथा चंबल को कामधेनु व चरमवती नदी, बारामसी नदी, नित्यवाही नदियाँ भी इनको कहा जाता है।
इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में हुआ। उद्गम इसका कहाँ है? तो उत्तर होगा सतलज व्यास नदी पर हेरे के बैराज बांध से। ठीक है, व्याख्या देखें कि 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हेरी के बैराज सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित है, से ये निकलती है। इस नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक विस्तारित किया गया है। उसके बाद आप देखें कि राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये हो गए आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ठीक है, और उसके बाद आप देखें चोकला, मगरा, पुंगल पशु किस प्रकार के हैं? ये किसकी तो ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, चोकला नस्ल चूरू में, सीकर झुंझुनू में पाई जाती है। जयपुर आदि जिलों में ये बहुत मात्रा में पाई जाती है। पुंगल नस्ल बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। इस नस्ल की ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है। मगरा नस्ल राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में ये पाई जाती है। पाई जाने वाली इस नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, जो कालीन बनाने के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जानने की बात है तो इसमें जालौर आ जाएगा। ग्रेनाइट विश्व में ये सबसे महंगा पत्थर जो मुख्यतः छप्पन की पहाड़ी, शिवाना, बाड़मेर से प्राप्त होता है, जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। तो राजस्थान के प्रमुख लिग्नाइट है कपूरड़ी, मेड़ता और पलाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण, राजस्थान में वर्ष 2001 के 1 से 11 के अनुसार लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? आपको बताना है। तो इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2001 में लिंगानुपात 921 था और 11 में बढ़कर ये 28 हो गया, तो 7 अंक हो गए ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला कोटा है दोस्तों। तो इनकी साक्षरता भी आप देख सकते हैं। कोटा 76, जयपुर 75, झुंझुनू 74, सीकर 71, अलवर 70 इनके पॉइंटों में ये दे रखे हैं, आप देख लेना। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो सलेह खान ने इसका निर्माण करवाया था 1622 में। और राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अमरचंद भाटिया। और ये क्या थे? 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांति अमरचंद भाटिया था, जो राजस्थान से संबंधित था। भारत से संबंधित मंगल पांडे था। राजस्थान में शहीद होने वाला प्रथम था अमरचंद भाटिया। ठीक है, ये ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। रानी लक्ष्मीबाई के पास धन की कमी हुई तो उसने सेनापति तात्या टोपे को अपनी समस्त धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। इसके कारण उनको फांसी मिली और जनमानस में उनको दूसरा भामाशाह कहा जाता है। फिर तार लगा वाद्य यंत्र है, तो तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा होगा? जंतर होगा, है ना। ये तो नहीं है, डेरू भी नहीं है, अलगोजा भी नहीं है, खड़नाल भी नहीं है। तो ये जंतर है क्या? इसको आप थोड़ा सा देख लें। जंतर वीणा की आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं, जिसकी डांड बांस से बनी होती है। इसका पर्दा मगरमच्छ की खाल से बना होता है, जिस पर 5 या 6 तार लगे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देव जी की फट गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? 65 क्या कह रहा है? गिंदड़ नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, पुरुषों का ये लोक नृत्य है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? प्रश्न क्या था हमारा? 66 का प्रश्न कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था? तो दादू दयाल हो जाएंगे।
आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? तो वीरकला राठौड़। मेड़ता में जन्मे कलाजी और चित्तौड़ जिले के विशेष मान्यता इनकी है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। ये भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई दिए गए। इनके वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। उन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला आयोजित होता है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? भिनाई जैसलमेर। तो यहाँ देखें, थोड़ा सी व्याख्या देखें कि लठमार होली महावीर जी करौली में प्रसिद्ध है। ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भिनाई अजमेर की। अजमेर के अंगारों की होली और केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों में होली ये गालियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। बख्तरी वस्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बख्तरी वस्त्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला ये वस्त्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष पहनते हैं शरीर के ऊपरी भाग पर। गाँव में पुरुष अंगरखी पहनते हैं। सफ़ेद रंग की अंगरखी 2 प्रकार की होती है। एक तो कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है, दूसरी पूरी घुटने तक होती है। अंगरखी का ही उत्तर रूप अचकन है। ठीक है। और 71 क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? क्या पूछा है कि किस जिले में शहरिया जनजाति है वो केंद्रित है? तो इसमें 12 हो जाएगा। ये राजस्थान में 12 जिले में किशनगंज व शहबाज नामक स्थानों पर निवास करती है। शहरिया वाल्मीकि को अपनी आदि गुरु मानते हैं दोस्तों। और आपका भारत सरकार ने इसी जनजाति को आदिम जनजाति का समूह की सूची में रखा है। सोरगढ़ दुर्ग है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोरगढ़ दुर्ग दानवन दुर्ग है। दानवन दुर्ग मरुस्थल दुर्ग को कहा जाता है। ये दुर्ग चारों ओर रेत के टीलों से बना हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे जैसलमेर, बीकानेर, नागौर के दुर्ग हैं। ठीक है। सोनारगढ़ और जैसलमेर में ये सोनारगढ़ दानवन दुर्ग है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर के मंदिर को। किराड़ू बाड़मेर में, तो बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से प्रसिद्ध रहा। यहाँ के शिल्प एवं मूर्तिकला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराड़ू की स्थापत्य कला नागर शैली के, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसमें नग्न तस्वीरें होती हैं, इसलिए इसे खजुराहो कहा जाता है। हवा महल का निर्माण करवाया गया। तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के समय उस्ताद लालचंद कारीगर ने इसको हवा महल को बनवाया गया था। प्रलंबन गीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती हुई बाहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, वह कृति किसकी है ये आपको बताना है। तो ये किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है। तो इसमें 2 सही हो जाएगा। रागमाला, भगवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठहरनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य, लंबा चेहरा, नुकीली नाक, पतली कमरबंद इस शैली के प्रमुख विशेषता है। फिर मेवाती बोली से संबंधित जिला है। तो ये बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में ये प्रचलित है। तो आपको टिक कर देना, मेवाती बोली अलवर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेली कृष्णमन रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ है। 2 का आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में वेली किशन रुक्मिणी जी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित ये उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें तत्कालीन रीति रिवाज सभ्यता की अच्छी जानकारी मिलती है। दुशाढ़ा से 5वां वेद का है। तो 5वां वेद किसे कहा गया है? वेली किशन रुक्मिणी को। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, वीर सतसई, शक्ति रासो, धातु रूपावली, राम रंजा, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है।
उसके बाद 79 क्या कह रहा है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीट 25 हैं और राज्यसभा के राजस्थान में 25 लोकसभा की और 10 राज्यसभा की सीट है, ठीक है। विधानसभा की 200 सीट हैं, ये चीज़ याद रखना है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, तो कुल अनुमत संख्या 8 है। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित उनकी टोटल संख्या है वो 8 है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में बीकानेर में इसकी स्थापना हुई। और प्राचीन काल में बीकानेर किस नाम से जाना जाता था? क्या पूछा है कि प्राचीन काल में राजस्थान और जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर की स्थापना राव जोधा ने की थी, जोधपुर के संस्थापक था। बीकानेर की स्थापना राव जोधा, जो ये जोधपुर का संस्थापक था, इसका पुत्र राव बिक्का ने 1465 में की थी। पहले राती घाटी कहा जाता था, बाद में ऊनका घर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बीकानेर रियासत और जांगल प्रदेश के नाम से भी जानी जाती थी। नेक्स्ट है, काजरी का संबंध जोधपुर से है। हाँ, भारत सरकार ने 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना की। इसे पुनर्गठित कर 1959 में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है। इसका कारण है 34 क्या कह रहा है, तो इसका कारण हमें बताना है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मूंगफली है वो उत्पादित होती है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जिले के लूणकरणसर में है। बीकानेर के अतिरिक्त जयपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, चित्तौड़, नागौर में मूंगफली का उत्पादित ये जिले हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित है, तो यह आपका गड़ेपान में स्थित है, जो कोटा में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि राजस्थान में बौद्ध सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बाणगंगा नदी के उद्गम पर ये मिले हैं, आपको बताना है। तो विराटनगर में है ना, राजस्थान में बौद्ध सांस्कृतिक अवशेष विराटनगर नामक स्थान पर बाणगंगा नदी के किनारे ये मिले हैं। अजमेर का संस्थापक कौन है, तो अजय राज है। चौहान शासक अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी ने अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। इसे अपनी राजधानी बनाया। अजमेर में अजमेरू तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है BSTC के लिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम वो खिजराबाद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1313 को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। 8 माह के संघर्ष के बाद 26 अगस्त 1313 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। खिलजी दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया गया। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था, जयपुर का हवा महल किसने बनाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने 1778 से 1803 ईस्वी में इनका शासन रहा और 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का बना हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जेता व कुपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे, तो ये मारवाड़ का शासक जो मालदेव था उसके सेना नायक थे। जेता और कुंपा मारवाड़ के शासक मालदेव, इनका शासनकाल 1532 से 62 तक रहा। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, मालदेव पीछे हटने के बाद इन वीर योद्धाओं ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया और दोनों को वीरगति प्राप्त हुई। दोस्तों ध्यान देखें कि मालदेव के पीछे हटने के बाद जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में, मालदेव पीछे हट जाता है, घेराबंदी कर लेता है शेरशाह सूरी, और उसके बाद इसके जो सेना नायक थे मालदेव के जेता और कुपा, ये शेरशाह सूरी से युद्ध करते हैं
और दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह सूरी इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और इस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह ने कहा, इस युद्ध में शेरशाह जीत तो जाता है लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह हारते हारते बचता है। और फिर वो कहता है कि शुक्र है अल्लाह का, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। ये किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? तो ये कथन किसका है? ये आपके अर्जुन लाल सेठी का है। राजस्थान में क्रांति के अग्रदूत अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर जिले में हुआ। उन्होंने 1905 में जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की। उसका प्रमुख उद्देश्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था। 92 क्या कह रहा है कि जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है, ये सागरमल गोपा की है। दोस्तों, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो देखो सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण मास के नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण मास में ये नवमी आती है, इसे निडरी नवमी कहा जाता है। श्रावण कृष्ण नवमी को, ठीक है। और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है? तो ये है ऊब-छठ त्यौहार है। तो देखें दोस्तों, ऊब-छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा व्रत खोलते हैं। इस व्रत में चंदन षष्ठी का व्रत भी इसे कहा जाता है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत ये आते हैं? तो 95 क्या कह रहा है? तो ये आते हैं ओढ़नी। जब धारियाँ दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो मोठड़ा कहलाती है। मोठड़ा पचरंग या खंजरी नुमा गद्दार होता है। जयपुर का लहरिया व पहुंचा इसके लिए प्रसिद्ध है। 96 क्या कह रहा है कि दामनो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पूछा गया है दामनो, तो ये हाथ में पहना जाता है। दामना हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। दामना में बीच में 2 उंगलियों में सांकले होती है। फिर तिरिया तेल हमीर अट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक के लिए कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो यहाँ तक देख कर पहुँच चुका है इस वीडियो को, तो वो बीएसटीसी में पक्का सिलेक्शन लेगा। हमीरदेव चौहान था। उसका पूरी लाइन ये थी कि सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन कदली फले बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित था। ये दुर्ग विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये दुर्ग, ठीक है। ये दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान की शौर्य गाथा साक्षी है। अबुल फजल ने दुर्ग के बारे में लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? 98 क्या कह रहा है? तो ये देन प्रतिहार शासकों के। ओसिया एक देवालय नगर है जहाँ 16 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष हैं। यहाँ 8वीं शताब्दी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल स्वामी की कुल देवी सच्या माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर भी है। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? रणकपुर मंदिर है वो किस तीर्थंकर को? तो भगवान आदिनाथ को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखें, ये सुमेल करने वाला क्वेश्चन है हमारा 100 का क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो सुमेल करना है फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस, किशोर महल, सिरोही, चित्तौड़, भरतपुर और बूंदी। इनमें हमें मेल करना है। तो ए में आपका होगा हाँ, जो आपका फतेह प्रकाश है वो चित्तौड़ में, ठीक है। और सुख महल पैलेस है वो बूंदी में 4 हो जाएगा। और आपका जो केसर विलास है वो सिरोही में है और किशोरी महल भरतपुर में, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट बना रखी है, रिवीजन करके जरूर जाएं, सभी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।